दोस्तों, स्वागत है आपका गौरंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज हम आपके लिए इस समय लेकर आ रहे हैं। एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज दोस्तों, ये श्रृंखला जो है हमने आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को कैसे और बेहतर बनाया जा सके वो ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करी है। देखिए, आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा नो डाउट, पर सब्जेक्ट को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लगाने चाहिए। थ्योरी आप कितनी ही पढ़ लो दोस्तों, आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर आपको प्रश्नों से सामना करना होता है, प्रश्नों को फेस करना होता है। तो क्या आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता भी है? क्या आप उस नजरिए से सोचते हैं जिस नजरिए से एग्जामिनर सोचता है? वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नई श्रृंखला लेके आ रहे हैं, एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज। ये एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज जो होगी दोस्तों, वो आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की हम लेकर आएंगे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की। इस पॉलिटी में पूरे 1000 प्रश्न हम यहां पर लेकर आएंगे, जिसका भाग 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक का नाम है महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं इसको अटॉर्नी जनरल, जिसको एजी भी कहा जाता है। तो देखते हैं, आपके मन में कई प्रश्न आ गए होंगे। जैसे ही आपने अटॉर्नी जनरल का नाम सुना होगा तो अटॉर्नी जनरल को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन इसे नियुक्त करता है, क्या इसकी सैलरी होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसकी योग्यताएं होती हैं। ये सारे प्रश्न जो आपके मन में अभी आए हैं, उन सब का स्लाइड्स में मैंने डिस्कशन किया है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप इस मेरे वीडियो को देखें तो आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए या नोटबुक होनी चाहिए। उसमें आपको जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं। एक बात और, मैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल गौरंग क्लासेस पर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको थोड़ी बहुत इसके रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने नोट्स भी बनाएं, ताकि क्या होगा कि आप जब एग्जाम के आसपास रिवीजन कर रहे होंगे, फाइनल रिवीजन, तो उसमें अपने नोट्स से बेहतर तरीके से रिवीजन किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने सबसे पहला यही है सवाल कि प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है। अगर आप यहां पर देखेंगे, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल की बात हम करते हैं तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? वो है आपके के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, ये आपके 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। कौन से नंबर के हैं? 15th नंबर के। और वैसे तो इनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया था, पर इनको 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको मेरे कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैंने दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया है और आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते जाएंगे। बस आपको करना है सब्सक्राइब हमारे चैनल को, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुंचाना है। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी सहायता के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये कौन है अभी वर्तमान में दोस्तों? ये है तुषार मेहता। और सॉलिसिटर जनरल के अगर बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल का। कितना होता है दोस्तों? 3 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपके करंट के भी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं और 2 आपके मन के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। वो है के वेणुगोपाल जो कि प्रेजेंट एंड 15th करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और दूसरा है तुषार मेहता जो कि करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अगला है आपका कि अटॉर्नी जनरल क्या कार्य करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, यानी भारत का महान्यायवादी जो होता है, वो भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है, यानी कि मुख्य कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है,
अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का में एक लॉयर होता है, वकील होता है, यानी कि सरकार का वकील होता है। दे कैन बी सेड टू द एडवोकेट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। भारत सरकार की तरफ से अगर जैसे आप कभी केस लड़ने जाते होंगे, आपने देखा भी होगा, तो पार्टी क्या करती है, वो एक एडवोकेट नियुक्त करती है, वकील करती है। इसी प्रकार भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो उसका जो सरकारी वकील होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल ही होता है, महान्यायवादी ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल नंबर 76 में है। यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न ही यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी। अब यहां पर आप देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या हर कोई बन सकता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, यानी उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की जज बनने की योग्यता है। उसे आप यहां पर राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता है। किसकी सलाह पर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, यानी ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम की सलाह पर। हम यहां से कह सकते हैं कि पीएम की एडवाइस पर राष्ट्रपति जो होता है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। तो यहां पर हमें क्वालिफिकेशन देखनी, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो हमें देखनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 के क्लोज 3 में दे रखी है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर कह रहा पहला क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा ये तो मस्ट है, इसके अलावा 2, 3 और 4 में से कोई एक योग्यता भी अगर उसके पास है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज मीन्स अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दूसरी योग्यता क्या है कि वह कम से कम 5 साल तक, एटलीस्ट 5 ईयर तक एक हाई कोर्ट का जज बना हो। अगर मान लीजिए लगातार 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज भी नहीं हो तो कम से कम 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में वह लगातार 5 साल तक जज बना हो। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो, लगातार 5 साल तक जो है 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में जज बन चुका हो। ठीक है, तो वो योग्यता किसकी होती है, वो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। इट मीन्स अटॉर्नी जनरल बनने की, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की योग्यता भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता के समान है। अगर मान लीजिए ये काम उसका नहीं है तो वह क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर तक किसी हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, यानी वकालत कर चुका हो हाई कोर्ट में। समझ में आ रही बात, ये उच्च न्यायालय में, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में वह हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। अगर मान लीजिए लगातार 10 साल तक उसने किसी पर्टिकुलर कोर्ट में वकालत नहीं की तो 2 या 2 से अधिक कोर्ट में भी वह टोटल कम से कम 10 साल की वकालत कर चुका हो, वो होना चाहिए। अगर वो ऐसा भी नहीं करता है तो फिर क्या कहता है, और यहां पर और लगा हुआ, आप देखिए यहां पर और लगा हुआ, इट मीन्स इनमें से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, पर एक तो होनी ही चाहिए इन तीनों में से, 2, 3 और 4 में से। अगला क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी वह अच्छा वक्ता हो या वकील हो, यानी वह ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि वह विधिवक्ता हो, प्रतिष्ठित विधिवक्ता हो, जूरिस्ट हो, मतलब वो राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा ज्ञाता हो कानून का, जिसको उसकी अच्छी नॉलेज हो, वह
कौन बन सकता है? अटॉर्नी जनरल बन सकता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी ड्यूटी क्या है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर दिया, अटॉर्नी जनरल क्वालिफिकेशन हमने देख ली है कि किसको अपॉइंट कर सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपॉइंट करने के बाद महान्यायवादी को क्या कार्य होता है, तो आप यहां पर देखेंगे कि वह एडवाइस देता है। क्या देता है दोस्तों? एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये बात आप नोट कर लेना, किसको एडवाइस देता है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहां पर आप कई बार देखेंगे ऑप्शन में आता है लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, है ना, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर दे देता है वो। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसका क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा, क्योंकि वह भारत सरकार का वकील होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर आदमी का वकील होता है। हाँ, कभी कभी वह, जैसे आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा क्या है कि वह परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? उसकी ड्यूटीज क्या होती है कि वह एक लीगल कैरेक्टर, इसका मतलब विधिक स्वरूप से जो उसका ऐसे विषयों पर सलाह दे सके वो भारत सरकार को, जो कि विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन कर सके जो राष्ट्रपति के द्वारा उसे क्या किए गए, टाइम टू टाइम असाइन किए गए हैं। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो क्या करता है? कार्य करता है। हम ये कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। अगला यहां पर देखेंगे तो वो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखता है। किसी भी मामले की सुनवाई सुन सकता है वो, और भारत के किसी भी कोर्ट में सुन सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में वह भारत के किसी भी मामले की सुनवाई को सुन सकता है। ये महान्यायवादी का क्या है? अधिकार है। अगला अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने आपको भी बताया भी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो राष्ट्रपति के प्लेजर में कार्य करता है, यानी कि उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, कितने साल तक चुना जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अटॉर्नी जनरल का कोई भी उम्र नहीं होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बनने के लिए एक फिक्स उम्र होती है, या पर अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मैक्सिमम उम्र हमारे संविधान में कहीं नहीं दी गई है। कई लोग मैंने देखा है, कई लोग मैक्सिमम उम्र 65 साल बताते हैं, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की होती है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के लिए मैक्सिमम उम्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी एज 89 ईयर है। कितनी है दोस्तों? 89 ईयर है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसके प्लेजर में काम करता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करता है। दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे तो उसकी सैलरी नहीं होती है। राष्ट्रपति उसके लिए क्या करता है? कुछ पारिश्रमिक देता है, तो वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो दो आर्टिकल यहां पर आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, आर्टिकल नंबर 76 जिसमें हमने पढ़ चुका कि कौन उसे अपॉइंट करता है, उसका कार्य क्या है, उसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की पोस्ट है। आर्टिकल नंबर 88 आपसे क्या कहता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग आइदर हाउस। ठीक है, यानी कि हमारी संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों सदनों की कार्रवाई में वह भाग लेने का अधिकार रखता है। और कोई भी ज्वाइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, आप जानते होंगे अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है और उसकी प्रोसीडिंग कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यहां पर ये कह रहा है क्या कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है और किसी भी ज्वाइंट सेशन में भाग लेने का अधिकार है, किंतु बट शैल नॉट वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी इंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह हमारी पार्लियामेंट का या दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। वोट कौन देते हैं दोस्तों? जो संसद के मेंबर होते हैं, दो सदनों के मेंबर होते हैं, वो वोट देते हैं, पर वह मेंबर नहीं होता है। ठीक है,
इसी प्रकार अगला पॉइंट आर्टिकल नंबर 88 का क्या कहता है, ही स्पीक्स एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। संसद की बहुत सारी कमेटी होती है, मैं आपको बताऊंगा, लोक लेखक समिति है, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह, जो बहुत सारी कमेटी है जो पार्लियामेंट की होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है क्या कि वह पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में बोल सकता है जिसका वह मेंबर है, विच ही मे बी नेम्ड एज ए मेंबर, ठीक है, उसका मेंबर होना चाहिए, पर उस कमेटी में भी वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि वह उसका सदस्य नहीं होता है। यानी वह कमेटी क्यों सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटी बनती है ना दोस्तों, उसमें सब पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, या तो वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अब जैसा आप यहाँ पर देख चुके हैं कि वह मेंबर पार्लियामेंट का नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए उसे यहाँ पर आप देखेंगे कि वह वोट भी डालने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। अगला आप यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे प्रश्नों की बात करता हूँ। तो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपने देखा होगा, अब जितना हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वन बाय वन। ये दोनों में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बताइए फटाफट इसका आंसर आप अपने माइंड में जल्दी से बोलिए, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो आंसर आप इसका क्या जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये प्लेजर ऑफ पोस्ट होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में काम करता है, प्रसाद पर्यंत्र काम करता है। 3 पोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऐसी होती है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है। दूसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र काम करते हैं। और तीसरा होता है आपका गवर्नर। कौन होता है, गवर्नर, यानी राज्यपाल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, राज्यपाल कहते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होता है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप यहाँ हिंदी में आप देख लीजिए कि भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर आपका अटॉर्नी जनरल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं कि पहला विधि अधिकारी जो होता है वो आपका होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा पहला विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। और सेकंड लॉ ऑफिसर आपके सामने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए कौन चुना जाता है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में एक तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन होता है दोस्तों, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक आपका होता है यहाँ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक आपका ये होता है और एक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है यानी कि वो सेकंड लॉ ऑफिसर होता है। क्या होता है वो, सेकंड लॉ ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा विधिक अधिकारी आपका हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज राइट टू एड्रेस इट। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का जो सदस्य नहीं होता पर फिर भी उसके पास अधिकार होता है एड्रेस करने का, संबोधित करने का, किसको, पार्लियामेंट को, ठीक है। यहाँ पर संबोधित करने का उसको अधिकार होता है। वह कौन होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं वह एकमात्र अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है जो कि संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। अब आप मुझे बताइए कि वह आर्टिकल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 88 के तहत। 88 के तहत ये कहता है, 88 में आर्टिकल में 2 चीजें कही गई हैं। पहला कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, इवन वह ज्वाइंट सिटिंग जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है उसमें भी जाकर भाग ले सकता है, और पर वह वोट डालने का अधिकार नहीं होता उसको। दूसरा, इसमें दूसरा सब क्लॉज इसका क्या कहता है कि वह संसद की किसी भी कमेटी का जिसमें उसका नाम है, जिसमें उसको मेंबर बनाया गया है, उसमें भाग ले सकता है, उसमें जाकर बोल सकता है, पर उसमें जाकर वोट
नहीं दे सकता, क्योंकि संसद की जो कमेटियां होती हैं वो संसद के सदस्यों के द्वारा ही बनाई जाती है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अपीयर। देखिए मैंने आपको बताया कि उसके पास एक ऐसी पावर है कि वह भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, वह किसी भी कोर्ट में जाकर वह बैठ सकता है और वहां पर किसी भी मामले की सुनवाई को सुन सकता है। तो उसके पास एक पावर है कि वह किसी भी कोर्ट में जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कोई भी न्यायालय में वह उपस्थित हो सकता है। इवन वह किसी भी मामले की सुनवाई सुन सकता है, वहां पर डिस्कशन को सुनने का अधिकार भी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने, हु कैन बी इन्वाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर एनी सजेशन और एडवाइस, यानी राष्ट्र जो संसद है, संसद के द्वारा सलाह और सुझाव के लिए किसको बुलाया जाता है टाइम टू टाइम, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा संसद के लिए सुझाव और सलाह के लिए किसे आमंत्रित किया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने मुख्य न्यायाधीश का, तो आपको अभी पता होगा कि अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और कौन से नंबर के बने हैं दोस्तों, वो बने हैं आपके 48 नंबर के, 48 नंबर के बने हैं, जिनका नाम क्या है, एन.वी. रमाना। एन.वी. रमाना, ये लिख लेना भाई आप अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं या जो अपडेट हैं आपके, उसमें आपको अपडेट कर लेना है कि ये जो है 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, CJI बने हैं, जिनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कब तक कार्य करेंगे, इनका कार्यकाल कब तक का है, 26 अगस्त 2022। ठीक है, इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का है। आप यहाँ पर एक बात और देख रहे होंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए भारत के अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं 13 अप्रैल को। जो भारत के पिछले चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था सुनील अरोड़ा, उनकी जगह नए चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा। दोस्तों क्या नाम है उनका, सुशील चंद्रा। तो ये जो है ये नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न मेरे आपके सामने है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, देखिए इसको हम कहते हैं केक। क्या कहते हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 148 में है। और अभी वर्तमान में कौन है केक, तो आप फटाफट से मुझे बता दीजिए, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको कहते हैं GC मुर्मू। ये भारत के क्या है अभी वर्तमान केग है। ठीक है, तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है CAG का, तो ये क्या करता है कि जो भारत सरकार के खर्चे हैं उनकी ऑडिट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ, देखिए वो प्रश्न था आपका एडवाइस करने के लिए, पार्ट करने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी हाउस की, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, हमारी जो पार्लियामेंट है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला राष्ट्रपति होता है। हमारी जो पार्लियामेंट है 3 भाग से मिलकर बनी होती है, या पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा होता है आपका राज्यसभा, और राज्यसभा आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा आपके आर्टिकल नंबर 80 में है। कौन से आर्टिकल में, 80 में। और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में, संसद आपके कौन से आर्टिकल में, चलिए आप मुझे बताइए, तो संसद आपके 79 में है। और तीसरा यहाँ पर होता है लोकसभा, लोकसभा जो कि आर्टिकल नंबर 81 में है। तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। इसमें पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वह आर्टिकल नंबर 79 है, राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 80 है, और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कह रहा है क्या कि विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आप मुझे बताइए,
प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? मैंने फर्स्ट स्लाइड में इसका बताया है, पर आप बेग मत जाइएगा, यहीं पर मुझे आंसर दीजिए। प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? एनवी रमाना, ठीक है, जो कि 48 नंबर के हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, कौन से गैर सदस्य द्वारा संसद की किसी सदन की प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर। मैंने कहा था कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह किसका लीगल एडवाइजर होता है, वकील होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है दोस्तों। ना तो प्रेसिडेंट का होता है, ना प्राइम मिनिस्टर का होता है, ना लोकसभा का होता है, वह भारत सरकार का होता है। यहीं पर ही वह कंफ्यूजन कर देगा आपको। और ये भारत सरकार का जो वकील है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 76 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 के सब क्लोज 2 में जो है ये बात लिखी गई है, तो ये भी हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ये बात सही है, हमने ये देखा भी है। चलिए आप मुझे यहाँ पर बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 124 में, 124 में दी गई है। और जल्दी से आप मुझे रिवीजन करके यहाँ पर बताइए कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन थी यहाँ पर, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन थी दोस्तों। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या थी? पहली क्वालिफिकेशन थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या थी कि कम से कम किसी भी एक कोर्ट में या दो या दो से अधिक कोर्ट में वह 5 साल तक जज का कार्य कर चुका हो, या जज बन चुका हो। या फिर अगर वो ऐसा भी नहीं करता है तो वह किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक वकील का कार्य कर चुका हो। अगर वो ये भी नहीं है तो वह राष्ट्रपति की नज़रों में एक अच्छा विधि वक्ता हो, एक लॉयर हो, एडवोकेट की नॉलेज हो, उसको समझ हो, लॉ की उसको नॉलेज हो, तो वो भी अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लोज नंबर 2, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर दीजिए, गलत हो गया है। आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लोज नंबर 2। दूसरा क्या है? ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह संसद के द्वारा इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। देखिए इम्पीचमेंट दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। और आर्टिकल नंबर 61 जो है उसमें आपके संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग का जिक्र किया गया है। वह सिर्फ किसके लिए लगता है? ओनली राष्ट्रपति के लिए लगता है। और हमने कहाँ से लिया है? वो यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, यानी उसे इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया जाता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड आपका क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? इसका ओनली 1 सही है, ठीक है, 1 यहाँ पर सही है। यही बात हिंदी में भी लिखी हुई है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? चलिए बताइए, आप लोग मुझे बताइए कौन सा सही है। तो अगर आप आंसर दे पा रहे हैं इसका तो ये समझिए कि आप ढंग से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपने आंसर नहीं दे पाए इसका तो आप समझिए कि वीडियो को आपने प्रॉपर नहीं देखा है। तो सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कि भैया वो जब सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो लोकसभा में तो ऑब्वियसली बात है भाग ले सकता है। और दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 88 में लिखा हुआ है। 88 का सब क्लोज नंबर 1 यही कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, पर क्या लोकसभा में वोट दे सकता है? तो नहीं दे सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 1 और 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यही खत्म करते हैं और आपको
उम्मीद है मजा आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी यार दोस्तों को जोड़ लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, ताकि हम इसकी सीरीज को कंटिन्यू लेके आएंगे। डेली आपके लिए एक वीडियो जरूर आएगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए थैंक यू दोस्तों।